हेलो, मैं पीके जैन अधिगम कोचिंग में ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं आपका। दोस्तों, मैंने जो 2-3 दिन में पढ़ाया उसका मुझे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ। स्थानीय शासन प्रणाली जो मैंने प्रारंभ की थी उसके अंदर हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे थे। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में एग्ज़ाम में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पर कुछ अवलोकन कर रहा हूँ। उनका आपको थोड़ा सा ध्यान से उनको देखिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसे लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तरों की बात कही थी? कितने स्तरों की बात कही थी? कितने स्तरों की बात कही थी? तो इसका आंसर है 3 स्तरों की बात कही थी। इनमें पहला ग्राम पंचायत, दूसरा न्याय पंचायत और तीसरा जिला बोर्ड। रिपन ने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? 3 स्तरों का सुझाव दिया था। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा न्याय पंचायत, तीसरा जिला बोर्ड। दूसरा प्रश्न हमारा जो पूछा गया है एग्जाम में कि किस समिति ने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किए जाने का सुझाव दिया था? यानी एससी व एसटी के आरक्षण का सुझाव देने वाली समिति थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति। अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का सुझाव पंचायती राज व्यवस्था में हो, इसका सुझाव देने वाली समिति का नाम था अशोक मेहता समिति। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि मंडल पंचायत कितनी जनसंख्या पर गठित की गई है? 15 से 20,000 जनसंख्या पर। 15 से 20,000 की जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत का गठन किया गया है। ये मंडल पंचायत का गठन करने का सुझाव अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था और यह ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के बीच का स्तर माना जाता है। चौथा प्रश्न, 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में इस अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य। 73वें संशोधन अधिनियम को लागू करने के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? वह राज्य था मध्य प्रदेश। राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम सभा की बैठक कहाँ बुलाई गई थी? अगला हमारा 5वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम सभा की बैठक कहाँ बुलाई गई थी? इसका आंसर है सांगानेर, मुहाना, जयपुर में 1999 में बुलाई गई थी। ग्राम सभा की पहली बैठक राजस्थान में कहाँ बुलाई गई थी? पहली बैठक सांगानेर, मुहाना में, जयपुर के अंदर 1999 में पहली बैठक बुलाई गई थी। छठा प्रश्न है,
वार्ड सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई थी? वर्ष 2000 में नागौर में बुलाई गई थी। वार्ड सभा की प्रथम बैठक वर्ष 2000 में नागौर में बुलाई गई थी। सातवां प्रश्न, राजस्थान में वह कौन सी महिला थी जो देश की पहली महिला जिला प्रमुख बनी? प्रथम महिला जिला प्रमुख बनी थी नगेंद्र बाला। ये नगेंद्र बाला 1960 में राजस्थान में होने वाले पहले पंचायती राज चुनाव के अंदर बनाई गई थी। कोटा की थी ये, कोटा। राजस्थान में प्रथम जिला प्रमुख किसे चुना गया था? यानी प्रथम जिला प्रमुख लिखमा राम को नियुक्त किया गया था। ये नागौर से बने थे। प्रथम जिला प्रमुख थे ये राजस्थान के, नाम था लिखमा राम। सबसे पहला क्वेश्चन अगर उतारना है तो ध्यान से उतार लो। सबसे पहला प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन ने कितने स्तरों पर पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था? 3 स्तरों का सुझाव दिया था। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा न्याय पंचायत, तीसरा जिला बोर्ड। अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का सुझाव देने वाली प्रथम समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति 1977-78। मंडल पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर किए जाने का सुझाव दिया गया था? 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर। यह सुझाव देने वाली समिति का नाम था अशोक मेहता समिति, और ये मंडल पंचायत ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के मध्य स्थापित की जाती है। 73वें संशोधन को लागू करने के बाद सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? मध्य प्रदेश। इस 73वें संशोधन के अनुसार राजस्थान में ग्राम सभा की पहली बैठक कहाँ बुलाई गई? सांगानेर में, मुहाना, जयपुर में बुलाई गई थी 1999 में। राजस्थान में वार्ड सभा की प्रथम बैठक कब बुलाई गई? 2000 में नागौर में बुलाई गई। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला, कोटा। 1960 में जो राजस्थान में पंचायती राज के पहली बार चुनाव हुए थे उनमें नगेंद्र बाला को चुना गया था। प्रथम जिला प्रमुख लिखमा राम ये नागौर से निर्वाचित किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की प्रथम महिला
सरपंच। प्रथम महिला सरपंच कौन है? छगन गोलछा। छगन गोलछा, खीचन, जोधपुर। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच का नाम क्या है? छगन गोलछा, खींचन, जोधपुर से निर्वाचित हुई थी। 2015 तक राजस्थान में कितनी बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाए गए हैं? 10 बार। राजस्थान में 1960 से लेकर वर्तमान तक 2015 तक 10 बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब तक कराए जा चुके हैं। अगला प्रश्न बनता है कि वह कौन सा आयोग था? वह कौन सा आयोग था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संरक्षण देने का विरोध किया था? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग था। वह कौन सा आयोग था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण देने का विरोध किया था? इसका आंसर है सरकारिया आयोग। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कितनी जनसंख्या से कम जनसंख्या, कितनी जनसंख्या से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर की स्थापना करना आवश्यक नहीं था? कितनी जनसंख्या से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर स्थापित करना आवश्यक नहीं था? 20 लाख। 20 लाख से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर की स्थापना करना आवश्यक नहीं था। यह नियम पंचायती राज या 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार निर्धारित किया गया था। 73वें संशोधन के अंतर्गत वह कौन सा प्रावधान था जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय में इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू करने की बात कही गई थी? 1 वर्ष के भीतर इस अधिनियम को अपने राज्य में लागू करने की बात कही गई थी कि वह 1 वर्ष के अंदर इसको अपने राज्य में लागू करे। कौन सी समिति थी जिसने 1988 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष किए जाने का सुझाव दिया था? समिति थी थुंगन समिति। समिति का नाम था थुंगन समिति। इसने इनका कार्यकाल 5 वर्ष किए जाने का सुझाव दिया था। प्रश्न एक बार बोल रहा हूं, कौन सी समिति थी जिसने 1988 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष किया जाना निर्धारित किया गया था? राजस्थान में शौचालय की अनिवार्यता
राजस्थान में शौचालय की अनिवार्यता अध्यादेश कब जारी किया गया था? 8 दिसंबर 2014। 8 दिसंबर 2014 में राजस्थान में शौचालय की अनिवार्यता अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि वही व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ सकता है जिनके घर में शौचालय हैं, तथा इस अध्यादेश को 27 मार्च 2015 में विधानसभा के द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो प्रश्न बन गया, राजस्थान में शौचालय की अनिवार्यता अध्यादेश कब जारी किया गया था? 8 दिसंबर 2014, और इसको 21 मार्च 2015 में विधानसभा ने अनुमोदित किया था। राजस्थान में महिलाओं के लिए 2/3 से 3/4 राजस्थान में महिलाओं के लिए 33% के स्थान पर 50% आरक्षण किए जाने का प्रावधान किस वर्ष किया गया था? 2008 में राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की थी और 2009 में इसे लागू किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों व उप प्रमुखों को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव 2/3 से 1/4 कब किया गया? 2010 में 2/3 से 3/4 किया गया। एक बार हम पुनः देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला सरपंच छगन गोलसा खीचन जोधपुर से निर्वाचित हुई थी। दूसरा है, 2015 तक राजस्थान में कितनी बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जा चुके हैं? 10 बार कराए जा चुके हैं। वर्तमान में 11वीं बार चुनाव हुए हैं। वह कौन सा आयोग था जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण देने का विरोध किया था? वह सरकारिया आयोग। कितनी जनसंख्या से कम जनसंख्या पर मध्य स्तर लागू करने की आवश्यकता नहीं थी? 20 लाख से कम जनसंख्या। 73वें संशोधन अधिनियम को राज्यों में कितने समय के भीतर लागू करना अनिवार्य था? 1 वर्ष के भीतर लागू करना अनिवार्य था। कौन सी समिति थी जिसने 1988 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया था? थुंगन समिति। राजस्थान में शौचालय की अनिवार्यता अध्यादेश कब जारी किया गया था? 8 दिसंबर 2014 में जारी किया गया था और इसे विधानसभा ने मंजूरी प्रदान की थी 27 मार्च 2015 में। राजस्थान में महिलाओं को 33% आरक्षण 73वें संशोधन में दिया गया था, लेकिन 50% आरक्षण कब किया गया? 2008 में राजस्थान में घोषणा की गई और 2009 में केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृति प्रदान की। पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों व उप प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 2/3 से 3/4 करने का प्रावधान कौन से वर्ष किया गया था? 2010 में यह प्रावधान किया गया था।
एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा, ग्राम सभा को 73वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद के अंदर संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया था? 243 के अंतर्गत प्रदान किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत वे कौन से कार्य थे जो ऐच्छिक रूप से प्रदान किए गए थे? ऐच्छिक कार्य थे राज्यों के लिए। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कौन से ऐच्छिक प्रावधान थे? ऐच्छिक प्रावधान का मतलब यह है कि राज्यों को आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार था। वे ऐच्छिक कार्य कौन कौन से थे? सबसे पहला ऐच्छिक कार्य जो राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में दिया गया था, पहला था ग्राम सभा के कार्य, उसका निर्धारण। यह राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर था। जिस प्रकार वे व्यवस्था करना चाहती है वह कर सकती थी। दूसरा ऐच्छिक कार्य था पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यों की स्थिति, यानी पंचायत समिति में या जिला परिषद में जो सदस्य पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं वे कौन कौन सदस्य होंगे, इनका निर्धारण करने की जिम्मेदारी भी राज्यों को दी गई। वह अपनी इच्छानुसार किन्हीं भी सदस्यों को शामिल कर सकती थी। तीसरा है कार्यों का हस्तांतरण। यह भी राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया कि वह पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत जो कार्य भी किसी भी संस्था को सौंपना चाहती है वह स्वतंत्र रहेगी, यानी कार्यों का हस्तांतरण करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकारों को दी गई जो ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आती है। चौथा कार्य है वित्तीय कार्य, यानी राज्य सरकारों को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए जो भी प्रयास करने हो वह कर सकती है। तो ये कार्य जो हैं यह राज्यों को ऐच्छिक कार्यों के रूप में प्रदान किए गए थे। पांचवा, संस्थाओं का नामकरण। संस्थाओं का नामकरण, यह कार्य भी ऐच्छिक कार्य के रूप में दिया गया था। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार अपने यहाँ जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका नाम अपनी इच्छानुसार कोई भी रख सकती थी। जैसे राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद, ये 3 नाम हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी इनके नाम अपनी इच्छानुसार राज्यों के द्वारा रखे जा सकते हैं। तो ये 5 कार्य राज्यों के लिए ऐच्छिक रूप से लागू किए गए। इसके अलावा और जो मैंने आपको पंचायत राज संस्थाओं के बारे में बताया वह सारे कार्य अनिवार्य रूप से राज्यों को 1 वर्ष के भीतर
लागू करना अनिवार्य था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह क्या है वो, एक PESF पेशा अधिनियम। पेशा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1996 में यह पेशा अधिनियम पंचायती राज विस्तार अनुसूचित जातीय विस्तार अधिनियम है जो 1996 में लागू किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। पंचायती राज अनुसूचित विस्तार सेवा अधिनियम है ये। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, दो समितियां, एक है कटारिया समिति के अनुसार, कटारिया समिति के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में पुनर्गठन के लिए एक ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या पर गठित की गई? एक ग्राम पंचायत 5000 से लेकर 7500 की जनसंख्या पर। 2014 में कटारिया समिति गठित की गई थी और इस कटारिया समिति के अनुसार एक ग्राम पंचायत 5000 से 7500 की जनसंख्या पर गठित की गई थी और इसमें 30 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन किया गया था। कटारिया समिति के अनुसार एक ग्राम पंचायत 5000 से 7500 की जनसंख्या पर गठित की गई थी और 30 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन किया गया था और विशेष क्षेत्रों के लिए यह 3500 से 6000 तक, विशेष क्षेत्रों में 3500 से 6000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई और विशेष क्षेत्रों के लिए ये जो प्रावधान है 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का प्रावधान किया गया। ये कटारिया समिति के अनुसार निर्धारित किया गया। एक बार और देखो, कटारिया समिति ने एक ग्राम पंचायत 5000 से 7500 की जनसंख्या पर गठित करने का सुझाव दिया था और 30 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति का सुझाव दिया था तथा विशेष क्षेत्रों के लिए 3500 से 6000 तक की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत तथा 25 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति के गठन का सुझाव दिया था। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है। दो 2019 में अशोक गहलोत के समय पायलट समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन करते हुए 4000 से 6500 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन करने का सुझाव दिया था
तथा यह भी प्रावधान किया गया कि ग्राम पंचायत का मुख्यालय ग्राम से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछे जाते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित। अब हम कल से आगे कल हमने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में क्या समानताएं हैं उसके बारे में पढ़ा था। ग्राम पंचायत की संरचना पढ़ी थी, ग्राम सभा, वार्ड सभा, ग्राम सचिवालय, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन सभी निकायों के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। कल से आगे आज मैं आपको पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित कुछ अनुच्छेद बता रहा हूं जो स्टूडेंट को याद करने में बहुत दिक्कत आती है, याद नहीं होते, लेकिन मैं उसको किस प्रकार से आप याद कराने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है वह है पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद। सबसे पहले हमें यह तो पता होगा कि पंचायती राज के अंदर अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपसे अनुच्छेद से संबंधित आता है, अगर 4 ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन 243 का है तो आपका उत्तर होगा 243 अनुच्छेद। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ यही बनता है कि किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्था का उल्लेख किया गया है। 243 में पहला हमारा बताया। इसमें अगर किसी को भाग ये अनुच्छेद याद नहीं आते हैं तो हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में आती है, भाग 9 में आती है, और 9 के 3 भाग 2, 4, 6 और 3, 9। 2, 4, 6 और 3, 9, ये 9वां भाग है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। अगर आपको 9वां भाग भी याद नहीं आता है तो पंचायती राज व्यवस्था जब हम लिखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था जब लिखते हैं तो इस पंचायती राज व्यवस्था का जो पहला अंक दे रखा है, अगर हम उसको गौर से देखें, पूरा मिलाकर देखें तो वह 9 दिखाई देता है। इसका अर्थ 9 भाग है और अनुच्छेद 243 में है। इसके अलावा 243 क से लेकर के और न तक ये आती है। 243 क से लेकर के न तक ये आती है व्यवस्था। 243 भी इसमें शामिल है। 243 क से लेकर न तक आती है और इसमें कुल 16 अनुच्छेद हो गए। 16 अनुच्छेद इसके अंदर हो गए। अगर हम इसको अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में इसके स्थान पर हम ए को पढ़ेंगे, यहां ए और यहां ओ। अगर आपको यह समझ में नहीं आता कि ए के आगे कहां तक ये अनुच्छेद आते हैं तो ये यहां ये जो अण दे रखा है, इसका जो पहला जो नंबर दे रखा है, ध्यान से गौर से देखिए, ये ओ है। क्या है ये? ओ दिखाई देता है। इसका मतलब यह है ए से लेकर ओ तक आती है। पंचायत ए से लेकर के ओ तक आती है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन अंदर गहराई से पूछा गया है, डीपली पूछा गया है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर एक बार समझ जाओगे तो शायद जिंदगी में आप कभी भी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुच्छेद नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमें यहां याद करना है, 243 सब में आएगा, केवल अपने को यहां क याद करना है, क, और क में याद करना है ग्राम सभा।
क में याद करना है ग्राम सभा, यानी अनुच्छेद 243 क के अंदर ग्राम सभा को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। 243 सब में आएंगे और 243 क हमने पढ़ लिया। अब क के बाद में ख आता है। ख के बाद में ग, ग के बाद में घ, घ के बाद में अण खाली। पहले 5 हम देखते हैं। क, ख, ग, घ, अण खाली। ख के अंदर गठन, पंचायती राज व्यवस्था के गठन की प्रक्रिया आती है ख में। ग में आती है संरचना, आरक्षण, पदावधि। देखो, ख में गठन, ग में संरचना, घ में आरक्षण और अण खाली में पदावधि। इसके बाद च, छ, ज, झ क्रम से है ये। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज और झ। च में योग्यताएं, छ में शक्तियां, करों का निर्धारण, राज्य वित्त आयोग, क में ग्राम सभा, ख में गठन, ग में संरचना, पंचायत व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की संरचना है ये। घ में आरक्षण, अण खाली में पदावधि, च में योग्यताएं, छ में शक्तियां, ज में करों का निर्धारण, झ में राज्य वित्त आयोग। अगर इसको अंग्रेजी में लिखें तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। देखिए आगे, और आगे लें। जे, एच, आई, जे, के। लेखा निर्धारण, और ये राज्य निर्वाचन आयोग।
अब देखिए, इसको याद करने का तरीका अपन क्या करते हैं, इस व्यवस्था को नगरीय शासन के साथ जोड़ लेते हैं। अगर हम इसको नगरीय शासन व्यवस्था के साथ जोड़ लेते हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। कैसे होगा? क में तो ग्राम सभा ही आएगा, पहले वाले तो फिक्स है कि 243 क या 243 ए ग्राम सभा को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। अब यहां ख जो लिखा है, ख के आगे हम पढ़ेंगे इसको, ख को खत। ख से क्या पढ़ेंगे? खत। खत का मतलब यह है कि इसमें जो पहला अंक जो दे रखा है शब्द ख और दूसरा दे रखा है थ, पहला वाला प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के लिए है और दूसरा वाला प्रावधान नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के गठन का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 243 ख, और किस अनुच्छेद के अंदर नगरीय शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, 243 थ आपको बताना है। तो यह हो गया खत, यानी खत लिखना है हमें गठन के लिए। अपने को याद कैसे करना है? खत लिखना है गठन के लिए। राज्य सरकार को खत लिखना है कि हमारे यहां पंचायती राज व्यवस्था का गठन करे, रीट भर्ती गठन करे, पटवारी भर्ती गठन करे, जो भी हो, गठन खत लिखना है। क्या लिखना है? तो खत में आगे हम याद करना है गठन। ख के बाद में आता है ग। ग से बनता है गद। ग से बनता है गद। गद यानी पहला वाला जो शब्द है पंचायती राज व्यवस्था के लिए, दूसरा वाला नगरीय शासन व्यवस्था के लिए है। यानी पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस अनुच्छेद में आती है? 243 ग में। और नगरीय शासन व्यवस्था की संरचना किस में आती है? 243 द में आती है। फिर घ से अपन बनेंगे घन, और घन से बन गया, यानी यहां गद से सर जैसे ही क्लास में आए गदगद हो गए। सर जैसे ही क्लास में आए गदगद हो गए। गदगद हो गए सर क्लास में आते ही। तो गद में आपको याद करना है संरचना। पहला वही पंचायत राज व्यवस्था का है, दूसरा नगरीय व्यवस्था का है। सब में इसी प्रकार के नियम हैं, एक समान नियम है। यहां घन है तो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण के लिए 243 घ, और नगरीय शासन व्यवस्था में आरक्षण के लिए 243 न, यानी घन आरक्षण। यानी राजस्थान में घना आरक्षण है। घन से बन गया घना आरक्षण। घना आरक्षण, राजस्थान में घना आरक्षण है। यह अण खाली है, यह ड भी दिखाई देता है, इसको अपन डफ ले लेते हैं, ड प। यह ड के समान दिखाई देता है, डफ लेते हैं, ड प, और प से बन गया पदावधि। प से बन गया पदावधि। यानी पंचायती राज व्यवस्था की पदावधि का उल्लेख 243 न खाली में और नगरीय शासन व्यवस्था में 243 प में किया गया है। फिर आता है च। च से चफ। च से बन गया चफ। एक होता है चख, चखना, एक होता है चफ, यानी योग्यताओं का मूल्यांकन करना। चफ किसको कहते हैं? चफ, यानी योग्यताओं का मूल्यांकन करना चफ कहलाता है। फिर आता है छ से छब। छब से बन गया छब शक्तियां। क्या बन गया? छब से छब। छ से छब। छ से छब। जैसे जब कर लगेंगे, जब कर लगेंगे। झ से झम, वित्त आयोग आ जाएगा। जब कर लगेंगे, झम से वित्त आयोग आ जाएगा।
और इसके लास्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वह है लास्ट वाला के और ट, राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद अगर हिंदी में देखते हैं तो 243 ट, अगर अंग्रेजी में देखते हैं 243 के आता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्या किया, इनको याद किया। सबसे पहले याद करने के लिए पहले हमें इनका नाम हमें क्रम से याद होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले कैसे ग्राम सभा, पहले अपन इनको शब्दों को याद करें हिंदी के अनुसार। ख से खत, ग से गद, घ से घन, अण से डप, घ से घन, अण से डप, च से चफ, छ से छब, ज से जभ, झ से झम और अण खाली और ट से टमाटर वाला इसमें आ गया। तो खत लिखना है गठन के लिए। गद सर क्लास में आते ही गदगद हो गए। घन से घना आरक्षण है। डब से प पदावधि। चफ योग्यताओं को चपते हैं। छब छब शक्तियां हमने पढ़ी यहां पर। जब कर लगेंगे तो झम से वित्त आयोग आ जाएगा। और ये उसके बाद जे के अण खाली और ट लेखा निर्धारण और राज्य निर्वाचन आयोग, इन सब का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। अब हम एक बार यहां इनको पुनः देखते हैं। खत, गठन, गद संरचना, घन आरक्षण, घन आरक्षण, डप पदावधि, चफ योग्यताएं, छब शक्तियां, जब कर, झम राज्य वित्तायोग और ये अण खाली में लेखा निरीक्षण और इसमें राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। ये हमने एक दो बार हम इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से हमें याद हो जाएगा। और अगर पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित अगर कोई सा भी अनुच्छेद एग्जाम में पूछा जाए तो हमारा गलत नहीं होगा। इनमें इतना, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये याद है, यहां चाहे ग्राम पंचायत का गठन पूछे आपसे, ख आएगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का पूछे, जिला परिषद का पूछे तो हमेशा ख आएगा। नगरीय शासन में नगर पालिका किसी का भी पूछे ख आएगा। यानी पहले वाला जो शब्द है वह पंचायती राज व्यवस्था के लिए है और दूसरा जो शब्द है वह नगरीय शासन व्यवस्था को व्यक्त करता है। यानी हमें दोनों ही हमने क्या कर लिया, याद कर लिया। अब इधर हम देखें एक बार, इनको भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले क छोड़ दो, क के बाद में ख आता है तो ख से खत, ख के बाद ग आता है, ग से गद, फिर घ आता है, घ से घन, अण खाली आता है डप, च आता है, च से चफ, छ आता है छब, ज आता है जब, झ आता है झम और उसके बाद में अण खाली वाला और इसके बाद में त टमाटर वाला ही आता है इसमें। तो इस प्रकार हम क्या है, पंचायत समिति, पंचायत राज व्यवस्था के संदर्भ में अनुच्छेदों को याद करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हमारा एग्जाम पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा करवाया जाता है या कोई भी संस्था करवाए, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्था है ये। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना है।
दोस्तों, ये जो पंचायत राज व्यवस्था हमने पढ़ी, एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के बाद में जो नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में हम संक्षिप्त यहाँ अध्ययन करेंगे। कल हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।